नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। वक्फ को लेकर दिल्ली में कूच कर ली है मौलानाओं ने और उनके साथ साथ में जिनको वोट बैंक चाहिए बंगाल में, बिहार में, बंगाल में अगले साल चुनाव है, बिहार में इस साल चुनाव है। वोट बैंक की राजनीति भी जमकर चल रही है देश में, पहले भी चलती थी लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सीधे तय कर लिया है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हों कि हमें किस राह जाना है, किनका वोट चाहिए, किनके वोट से ही हमारे को जीत मिलेगी, कहां पर हम जाना चाहते हैं, तो वो तय कर चुके हैं। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जब वक्फ को लेकर एक आंदोलन की मुहिम चलाई गई और बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो है वो है, हमें लेकिन जो करना है वो संघर्ष से ही करना है। तो पहले कहा जाता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कानून पर हमें भरोसा है, संविधान पर हमें भरोसा है, लेकिन जब कानून अपना काम कर रहा है, संविधान की धाराओं पर काम किया जा रहा है तो फिर वो भी मंजूर नहीं है। 5 तारीख का इंतज़ार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतज़ार नहीं है, कोई इंतज़ार करना ही नहीं है, सिर्फ ऐलान करना है। और वो ऐलान क्या हो रहा है कि करो या मरो, आज़ादी का की ये दूसरी लड़ाई है। एक हुई थी तब 1947 में और एक अब हो रही है। मतलब वक्फ को लेकर अगर कानून बन गया है तो ये आज़ादी की लड़ाई है देश में। और जो कुछ हो रहा है बंगाल में उस पर कुछ नहीं बोलना, जो करना है वो लड़कर करना है, मरकर करना है। सीए का नाम तो सुना होगा ना सबने। सीए के दौरान क्या हुआ था, इसी तरह से इन्हीं कुछ चंद मौलानाओं ने और कुछ चंद पार्टियों ने इसी तरह आग लगाने का काम किया, युवाओं को भड़काया। कई सारे अभी भी जेल में हैं। अब उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इनमें से कोई मौलाना उनसे मिलने भी नहीं जाता होगा, ना तो जेल में ना ही कहीं और। उनके लिए कोई वकील भी बड़े बड़े जो अभी वक्फ को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, वो सब अब उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम वक्फ को लेकर बात हो रही है ना, जिसमें आज समाजवादी पार्टी का भी चेहरा बेनकाब हुआ है, AIMIM का चेहरा बेनकाब हुआ है, कांग्रेस पार्टी का तो खैर कोर्ट में ही बेनकाब हो गया था लेकिन आज वहाँ भी हुआ, और उसके अलावा आरजेडी का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा वोट बैंक। तो ये जो वोट बैंक की मजबूरी है और उसके चलते जो देश में अलग मजबूरी की राजनीति चल रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। और उसी के बीच में ये भी आपको बता दें कि आज जो नारे दिए गए ना सरकार के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, कुछ तस्वीरें आज वहाँ से भी आई जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सऊदी अरब में, सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। अभी तक के इतिहास में पहली बार किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जिस उत्साह के साथ स्वागत किया ना वहाँ पर, अब उससे बड़ी मुस्लिम कंट्री क्या होगी। लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ भारत में कुछ एक परसेप्शन बनाना है देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। अब इसी मजबूरी पर आज ज़रा चर्चा करेंगे। कुछ तीखे और सीधे सवाल भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा वो तस्वीरें जो आज तालकटोरा स्टेडियम से आई उसके जवाब जो आए उन पर नज़र डालते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। तुम मेरी मस्जिद के नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे, तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। जितना ये कानून बनाया गया है ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए, पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। जुल्म और इंसाफ के बीच की लड़ाई है और जो हमारे साथ नहीं है वो जुल्मियों के साथ सीधे तौर पर उकसाने की बड़ी कोशिश होगी। रंगा सियार बन के लोग बीच में बैठ जाएंगे, उनसे होशियार रहना है। ये लड़ाई मिलके ही लड़ी जाएगी और मुकम्मल अपनी मंजिल हासिल की जाएगी। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, देवेगौड़ा साहब, नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, जैन साहब हो, सबके सब लोगों को आने वाले समय में जो तरीका होता है लोकतंत्र का, सियासत का, उस सियासी तरीके से आपको भी सबक सिखाने का संकल्प लेना पड़ेगा। शुरुआत कर दीजिए, बिहार का चुनाव आने जा रहा है, बिहार के चुनाव से ही सफाई कर दीजिए, जिससे कभी ये दोबारा आपके किसी भी हक के खिलाफ लड़ाई न लड़ सके। इस जुल्म के मुकाबले में और जालिमों के मुकाबले में खड़े रहें। ये लंबी लड़ाई है, इसको दूर तक लड़ना है और देर तक लड़ना है।
जब निगाह मर्द मोमिन से तकदीरें बदल सकती हैं तो हुकूमतें भी बदल सकती हैं। कानूनी कमेटी तैयार करें तो इस सिलसिले के मुकदमे लड़े, मगर इसमें पहाड़ों से ज्यादा मजबूती की जरूरत है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा आएगा। और इंशाल्लाह ये फ्रंट अगर आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी और कामयाबी मिलती रहेगी। दुनिया भर के मुस्लिम देशों में वक्फ नहीं रहा। मैंने पार्लियामेंट में कहा कहीं नहीं है। सऊदी अरेबिया से लेके यूएई से लेके पाकिस्तान से लेके अन्य देशों में देखिए साहब, कहीं पे नहीं है। ये भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसमें मुस्लिमों का भला नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान ही हुआ है। गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब मुसलमान या हर मुसलमान को देने के लिए ही वक्फ बोर्ड बनाने की ये कानून पास करवाया। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यही सब कुछ हुआ है आज। और इसके पहले आपने देख ही लिया था कपिल सिब्बल ने जो दलील दी थी उस वक्त क्या हुआ था। जो बात मैंने कही थी ना, जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो जुबान पर आ गई धर्मेंद्र यादव के, जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कह दिया ये तो वोट बैंक की बात है, बिहार में चुनाव आने वाला है, अपना वोट दीजिए हमें और पहचान अपनी वापस ले लीजिए। अब वो कौन होते हैं पहचान वापस देने वाले? पहचान कहाँ गुम हो गई है मुसलमानों की, कहाँ खो गई है, इसका जवाब नहीं है किसी के पास। लेकिन पहचान वापस पाने के लिए वोट बैंक और वोट देना जरूरी है। अभी तक भी तो वोट देते ही आए थे ना भाई। अगर पहचान गायब हो रही थी तो आप पहचान वापस दिला देते, लेकिन अब पहचान गायब हो रही है, ऐसा मानना है। चलिए, खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले जरा परिचय खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शबनम खान जी जो कि सोशल वर्कर हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ फाजिल अहमद जी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। शबनम खान जी, ताल कटोरा स्टेडियम से आज जो बातें कही गई, पहचान खत्म हो गई है मुसलमानों की, ये आज़ादी की जो एक लड़ाई तब हुई थी, उसके बाद अब ये दूसरी लड़ाई है, और मरो या फिर वक्फ को वापस लाओ, अब तो वो लड़ाई हो गई है। पहला रिएक्शन तो आपका, वहां से जो बयान आए हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीमा जी, ये सारा जितना इनका आप जो भी सुन रही हैं, जो लब्बो लबाब निकाल कर अगर मैं बताऊं तो ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हाँ। मुस्लिम से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहती आ रही हूँ, वक्फ बोर्ड का अगर आप और हम पूरा सारा कॉन्सेप्ट ही देखें तो ये कांग्रेस पार्टी की एक चाल थी। मुसलमानों के कंधे पे रख के वक्फ बोर्ड बनाया और सारी संपत्ति को उनके अंडर में रख के खुद शेल्टर मैन बन के बैठे रहे वो हमेशा, कि जब भी कोई बात आएगी मुसलमान पिटे, मुसलमान और भड़का के उनको सड़कों पे ले आएंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज कहती हूँ रीमा जी, जब भी कोई प्रदर्शन होता है, जैसा अभी सीए और एनआरसी की भी आप और हम बात कर रहे थे, मैं कह रही हूँ कि आपके बीवी बच्चे और बहन भाई सब क्यों नहीं बैठते उस प्रदर्शन में? इवन खुद मौलाना नहीं बैठते उस प्रदर्शन में। बेचारे जो गरीब मुसलमान तबका है उनको लाकर बिठाते हो आप, उनको पता तक नहीं होता किस लिए बिठा रहे हो, बस मुसलमानों पे अत्याचार हो गया, देखिए इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप हो गया। इस तरीके की बातें बरगला के आप आम मुसलमान को बिठाते हो, उन्हें पिटवाते हो, उनके पोस्टर लगते हैं कि इन्होंने ये किया। पोस्टर लगने चाहिए इन लोगों के, ये जो पीछे का खेल खेलते हैं। पीछे का खेल खेलने वाले इन सब लोगों के अब चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और आज मुसलमान कितने लोग हैं इनके साथ, आप ये तो देखिए, ये बरगला जरूर रहे हैं, लेकिन आप अगर जमीन पर मुसलमानों से, क्योंकि मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूं, मैं एक एक मुसलमान से जब बात करती हूं कहते हैं कह तो बाजी आप ठीक रही हैं, ये हमें भड़काने का काम कर रहे हैं। बाजी हमें क्या नुकसान होगा? भाई नुकसान कर चुके हैं ये ऑलरेडी, इन्होंने पेट मोटे किए अपने,
कब्रिस्तानों पे इनका कब्जा, वक्फी जितनी जमीनें उन पर इनका कब्जा, अपने अपने परिवार तो इनके पढ़ रहे हैं लंदन, पेरिस, अमेरिका में। मुसलमान गरीब कहाँ पढ़ रहा है? पूछिए तो जरा इनसे, किसका एडमिशन कराने गए हैं ये, या उस वक्त की संपत्ति से क्या फायदा पहुंचाया है? वो गरीब विधवा, वो 4 बच्चे जो आप और हम 3 तलाक हमने बंद करवाया, इनसे लड़ाई लड़के लंबी। क्या करते हो आप भाई? क्यों धर्म को बदनाम करने पर तुले हो? मैं तो आपके माध्यम से इन सब से कह रही हूं भाई, राजनीतिक रोटी सेकनी है तो सेकिए, मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए। अरे 60 साल आप राज करके हमारे को क्या देते हो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? दलितों से भी पिछड़े हुए हो। सारी हितैषी पार्टियां रही हैं हमारी, मुसलमानों की हितैषी पार्टियां सत्ता में रही और हम दलितों से भी पिछड़े रह गए। फिर तो सवाल बनता है ना कि आपने किया क्या हमारे लिए? फाजिल जी, आप पक्ष में हो विरोध में हो इसके? देखिए, सबसे पहले तो हम मुसलमान, नहीं पहले बताओ ना, पक्ष में हो आप ये वक्फ का कानून है या उसके विरोध में हो? हम तो विरोध में हैं। विरोध में हो तो पोल खोल दी शबनम जी ने। हाँ, तो हम भी तो खोलने के लिए बैठे हैं। हाँ, 80 करोड़ को, पॉइंट बाय 80 करोड़ राशन दे रहे अब सरकार। पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ फाजिल जी, ये जो उन्होंने एक बहुत पेचीदा बात कर दी है, अब किस किस के परिवार के बच्चे, बच्चियाँ, बीवियाँ, बेगमें बैठती हैं धरनों पर जब सीएए का धरना होता है या ये जो तालकटोरा स्टेडियम का होता है? क्यों महिलाएं नहीं दिखाई दे रही आपके घरों की? रीमा जी, कहाँ बात है? गरीब मुसलमान की हो रही है इस देश। तो मतलब आप अमीर मुसलमान हो? सुनिए ना गरीब पहले। मुसलमान अब क्यों हो देखिए, रही है? हम मतलब मुसलमानों की गरीबी की बात हो रही। गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जाता है फिर? 80 गरीब करोड़ मुसलमानों में इस क्यों देश घर? में 80 करोड़ राशन किसको दिया जा रहा है? अच्छा, मुसलमान को दिया जा रहा है कि गरीब को दिया तो जा रहा है? वक्फ की संपत्तियां नहीं, जिन्होंने 80 हड़पी करोड़, है अब सुनिए, वो सब रीमा जी गरीब का- हैं। वक्फ की बोलने दीजिए, डिबेट में सुनिए। किसको कितना अब राशन एक दिया हम जा नहीं रहा बोल है? रहे थे। वहाँ देखिए, भी तो फिर सारे मुस्लिम भाई ही ले रहे हैं। अगर मुर्गा अच्छा, लड़ाने एक-एक वाली डिबेट करके- करनी है नहीं, तो फिर नहीं, बता एक-एक दीजिए, हम करके उसी बात हिसाब से करेंगे, एक-एक एक-एक करके करके बात करेंगे। करिए। हमारे हाँ। कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ले लीजिए, बोलिए। उसके बाद बोलिए। नंबर 1, 80 करोड़ अगर गरीबी दूर हो जाएगी तो मुसलमान भी गरीब से दूर हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि मुसलमान को जो है कौन बैठता है? अरे भाई, हमारे ही बच्चे बैठते हैं, मुसलमान ने बैठता है। बीजेपी के लोग जाके थोड़े वहाँ बैठ रहे। जितना भी टीवी पर आते हैं ये अशराफ मुसलमान हैं, समझिए बात। पसमंदा ही तन के खड़ा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी हमारे दीन पे हमला करती है, बीजेपी हमारे ईमान पे हमला करती है। 15 मिनट की नमाज इस देश में पढ़ने से हमको रोका गया। कोई कानून ना देश में कि नमाज आप नहीं पढ़ सकते? कब रोका? ईद में, अभी ईद रोक में। दिया? हाँ, नहीं, कहाँ पढ़े हम लोग? क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े ना, सरकार ने कहा कि हम लोग जेल में डाल देंगे। सरकार ने ये नहीं कहा? अरे यही सुन तो आपकी लीजिए। गलती। और अभी यही नवरात होता गुजरा है ना, बरगलाना देश अभी को सुन लीजिए, भाई। अभी नवरात गुजरा है। रुकिए, अरे नहीं, फाजिल जी, बरगला ही नहीं सकते आप यहाँ बैठ करके। सरकार ने कहा ही नहीं नमाज रोक दो, सरकार ने कहा सड़कों को मत जाम करो, सरकार ने कहा सड़क पर नहीं बैठ सकते। सड़क पर यात्रा अब करिए। आपको नमाज सड़क पे ही पढ़नी है। यात्रा अगर अभी आपको नवरात्र सड़क में, को जाम अभी सुन करके लीजिए, बाकी लोगों की हाँ, लाइफ नवरात्र में अभी यात्रा निकली ना 8 घंटे। रोकना है तो 8 सरकार घंटा ने वो नवरात्र जरूर में कहा। यात्रा अब निकली। आप झूठ बोलेंगे अरे चैनल पर भाई, बैठ करके 8 तो वो नहीं चलेगा भाई। 8 घंटा नवरात्र में यात्रा निकली। अभी तो सबके लिए कानून है ना, लेकिन ऐसा देश में तो कोई कानून बना नहीं कि मुसलमान नहीं पढ़ेगा, बाकी लोग नवरात्र करेंगे, यात्रा करेंगे अच्छा, एक और मिनट, अपना इस वक्त पूजा एक सेकंड, करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ पूजा रही है। मंडल एक मिनट, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर पर्यटकों पर हमला हुआ है। पहलगांव में पर्यटकों पर गोलीबारी जो थोड़ी देर पहले हुई थी, उस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अब से कुछ ही देर पहले घायलों को लेकर त्वरित चिकित्सा सहायता मिले, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। और साथ ही पहलगांव में पर्यटकों पर जो गोलीबारी का मामला है उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। हमले की निंदा की गई है। जीएमसी अनंतनाग में पर्यटकों को इलाज के लिए भेज दिया गया। साथ ही एलजी ने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से भी इस बाबत बात की है। तो शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, क्या जानकारी मिल रही है? एलजी ने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है और खासकर इस हमले को लेकर। जी बिल्कुल, वहाँ पे पूरे एरिया को इस वक्त जो कार्डन में लिया गया है और वहाँ पे हेलीकॉप्टर और चापोर सर्विस को भी प्रेसिंग किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है पहलगाम से ये 22 टर्न का एरिया है, जो बिल्कुल जहाँ पे टूरिस्ट बाई फुट या पोनीज या घोड़ों पे जाते हैं, तो एक जंगली एरिया है। तो जहाँ पे हम जानते हैं कि 2-3
बजे के करीब जो कुछ 3 से 4 टेररिस्ट आए हैं। बताया जाता है कि वो शायद आर्मी फैट्यूग में थे और उन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध जो वहाँ पे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे उन पे अटैक किया है। तो जिसमें अभी जो सूत्र बोल रहे हैं बता रहे हैं कि 6 से 10 के करीब जो है इंजर्ड हुए हैं और 1 से अभी तक सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं जो पूरे फोर्सेस में हैं, बता रहे हैं कि 1 या 2 टूरिस्ट की डेथ हुई है। तो इसमें प्रशासन बड़ी पूरी तरह से इसमें एंगेज हुई है और जो इंजर्ड टूरिस्ट है उनको वहाँ से लेके पहले पहलगाम के हॉस्पिटल में लिया गया है। पहलगाम में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि जैसे बुलेट इंजरीज को ट्रीट किया जाए। तो जितने भी क्रिटिकल इंजर्ड टूरिस्ट हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग शिफ्ट किया गया है, जहाँ पे उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। और बताया जा रहा है कि इसमें से 1 या 3 टूरिस्ट जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन उनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि जितने भी इंजर्ड है मोस्ट ऑफ देम वो स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बताया जा रहा है कि क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब कश्मीर में टूरिज्म बड़े जोरों पे है और लाखों के या हजारों की तादाद में हर दिन पहलगाम में टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है या जो मिलिटेंट्स है शायद ये टूरिज्म सीजन को डिस्टर्ब करना है या यहाँ पे जो पीस एंड प्रोग्रेस है उस पर रखना डालना है। और पहलगाम एरिया है जहाँ से अब जून से अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सिक्योरिटी के नाम को लेके एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन सुरक्षा बल, पुलिस, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी है। उस एरिया को कार्डन किया गया है ताकि ये जो जिन आतंकियों ने ये इंसिडेंट अंजाम दिया है उनको ओके शबीर, धन्यवाद इस ताज़ा जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की है पहलगांव में, जहां पर कि पर्यटकों को ही निशाना बनाया है और वहां पर एलजी ने बात की है डीजी से भी और साथ ही त्वरित जो चिकित्सा है उसको इसकी शुरुआत की गई है। हम आपको लगातार अपडेट इस बड़ी खबर पर देते रहेंगे। चलिए वापस लौटते हैं। फाजिल जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद आगे अजय जी। तो बात हो रही थी कि हम लोग को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि यात्रा नवरात्रि का पंडाल लगा, शादियां तक 8-8 घंटा सड़क पे होती हैं यहाँ, लेकिन 15 मिनट मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ये चीज़, और कानून नहीं बना देश के अंदर, बिना कानून बने हमको नाफिज कर दिया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब मुसलमान कहाँ राजनीति में है, यहाँ ना कोई पार्टी है ना कोई संगठन है। लेकिन जब इस तरह से जब से 14 से सरकार बनी है, हर साल कोई न कोई मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों के दीन पर बात, मुसलमानों के रहन सहन पर बात, मुसलमानों के हिजाब पर बात, मुसलमानों की ज़िंदगी पर बात, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मुसलमान खामोश है, चुप रहेगा। कब तक चुप रहेगा? सीए कानून की बात आपने किया, सीए कानून, इस देश का संविधान हमारा कहता है कि किसी को नागरिकता देने में आप जात धर्म का मजहब नहीं कर सकते। मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो सीए है नहीं वो आपने कहा है, लेकिन नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था कि वहां पर बच्चे जो थे जिनको उस वक्त बलि का बकरा बनाया गया, जो बेचारे अभी सजा भुगत रहे हैं, उनको देखने कितने लोग गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, भाई रुकिए एक मिनट, उनकी पूरी कोशिश हो रही है और सरकार ने उनको जानबूझ करके डाल रखा है जेल में, तो क्या कर सकते हैं? आप उनसे मिलने गए सीए वालों से? सबसे मिलते हैं। अभी मिलने लेटेस्ट कब गए? नहीं, मिलते रहते हैं। अरे मिलते रहते हैं, अब इतना याद नहीं है कि कब मिलने गए। और दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, एक आदमी को परमिशन नहीं, सुनिए, परमिशन नहीं देते मिलने की, गेट पे जाके भी आप नहीं मिल सकते। उनके सिर्फ मदर फादर और उनके कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्शन है कि बस वही लोग मिल सकते हैं, हर लोग नहीं मिल सकते उनसे। अच्छा, बहुत उसमें भुगतने के लिए मदर फादर को छोड़ दिया। नहीं, मदर फादर नहीं, जो जिनको आपकी सरकार छोड़ देना, उन बच्चों को भाई उनको छोड़ देना। उनका लेकिन जब धरने पर बिठाना भाई आपकी सरकार उनको छोड़ देना, उनको छोड़ दे सरकार, यूएपीए लगा दिया। एक बड़ी बात कही, मैं विजय जी का रुख करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं इस शो के माध्यम से आपको भी और दर्शकों को तो खैर पता ही है। इस देश में आपने कहा कि 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई चीज की जा रही है, जिससे पता लगता है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो मैं आपको 2016 में सऊदी अरब का ये प्रधानमंत्री को जो मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से अभी तक सर्वोच्च सम्मान दिए गए उसकी लिस्ट है जो मेरे पास है।
2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, 2016 में अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, 2018 में फिलिस्तीन का विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मिला, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, 2019 में मालदीव का विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, 2019 में बहरीन का सर्वोच्च सम्मान, 2023 में मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान और 2024 में कुवैत का राष्ट्रीय पुरस्कार। और आज भी जब प्रधानमंत्री गए हुए हैं ना सऊदी अरब, तो वहां पर सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो अब अगर सारे मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री है और सरकार है, तो जो बड़े पूरे विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं, वो प्रधानमंत्री को इतने हाथों हाथ क्यों ले रहे हैं भाई? इसलिए हाथ ले रहे हैं कि उन्हीं के बगल में फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। और सुन लीजिए, भारत एक बहुत बड़ा बायर है तेल खरीदने का। अच्छा, इसलिए दे रहे हैं तेल देश जो अगर हम किसी मतलब के अच्छे, ये तो सौदेबाजी हो गई है ना? हम किसी के अच्छे ग्राहक कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज वाले, हमारे मोहल्ले में जिस ग्रोसरी की दुकान, सुन लीजिए, जिस ग्रोसरी की दुकान से हम सामान उठाते हैं, वो दिवाली में एक डिब्बा मिठाई भेजता है हमको, क्योंकि हम उसके कस्टमर हैं। बात समझिए, ये अपेक देश, जितने भी मुस्लिम कंट्री अपेक देश हैं, ये सारे लोग, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है इनके तेल का। किसने बनाया? भारत 2014 के बाद से किसने भारत को इतना बड़ा बाजार बनाया? अरे 2014 के बाद से किसने बनाया बाजार? कांग्रेस ने बनाया ना इस देश को। 2014 के बाद से कांग्रेस की सरकार आ गई फिर से। नहीं, 2000 आजादी से लेके आज तक 2014 इस देश को अगर किसी ने, इंडियन आर्मी किसने बनाई? इंडियन आर्मी किसने बनाया? इंडियन रेलवे किसने बनाया? इंडियन टेलीकॉम किसने बनाया? 2014 के पूरे बाद देश से की सड़क किसने बनाई? मिलने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान मुस्लिम देशों द्वारा, उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हो आप फाजिल जी? विजय शर्मा जी को लेकर आइए। बायर है ना, वो तो खुश, अपने ग्राहक को हर कोई खुश करता है। ग्राहक को बिल्कुल, हम ग्राहक है ना अरब के, हम तेल खरीदते हैं उनसे। देखिए फाजिल जी जो है पढ़ के नहीं आए, हाँ बेच देते हैं, उसमें क्या है? शायद इनको पता नहीं है कि अभी हमने सऊदी अरबिया से बहुत कम तेल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि हम रशिया से ज्यादा ले रहे हैं। रशिया हमें वहां काफी किफायती दर पे डीजल और पेट्रोल दे रहा है, तो आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं उसको। आप भारत को दे कहा रहे, सस्ता तो नहीं किया ना, सस्ता लिए मगर सस्ता दिए नहीं ना। अरे फाजिल जी बीच में नहीं बोलते ना, नहीं सच बता रहे हैं आपको, आप सस्ता तो लिए पर भारत को सस्ता नहीं दिए ना, हमारे देश की जनता को आप सस्ता दिए नहीं ना। अरे मैं आपको आंकड़े दे दूं क्या? बताइए ना कब आंकड़ा? 1914 में 52 रुपया डीजल था, 60 रुपया पेट्रोल था। बीच में नहीं बोलेंगे, जरा बता दीजिए। बीच में नहीं, देशांतर मत कीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सऊदी अरबिया से तो हमने डीजल पेट्रोल कम लेना शुरू कर दिया, हमने तो यूएई से भी कम कर दिया, हमने रशिया से और अमेरिका से बढ़ा दिया, उसके बावजूद हमें सम्मान मिल रहा है। पिछली बार ट्रम्प सरकार थी, सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है कि जो कम किए उसको पूरा कर दीजिए। दूसरी जानकारी नहीं है कि यूएई हमारा, हमको तेल नहीं देता है। मत बोलो, खुद बीच में। रीमा जी, दूसरा इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ जाती हो रही है। अरे भैया कुछ तो पढ़ के आओ, कुछ तो देखो। आप टीवी चैनल के ऊपर बैठे हो, आप मुझे बताइए, मैं आपको योजनाओं का नाम बताता हूँ। उज्ज्वला योजना बताइए, पीएम आवास योजना बताइए, आयुष्मान योजना बताइए, किसान सम्मान निधि योजना, नल से जल, पीएम मुद्रा योजना, और उसके बाद में आपकी 2-3 और योजनाएं, उनमें से कौन सी जिसमें जीएसटी नहीं लेते हैं क्या? मुसलमान जीएसटी नहीं लेता है क्या? होल्ड कीजिए विजय शर्मा, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये जो रनिंग कमेंट्री चल रही है फाजिल जी की, एक मिनट थोड़ा सा जरा संयम रखना पड़ेगा फाजिल जी। इनको बता एक सेकंड, आपने शुरुआत में कहा शबनम जी को कि अगर आपको यहाँ पर क्या बोला था आपने, क्या करना है? दौड़ करवानी है, हाँ? मुर्गा लड़ाना है, तो ये सही नहीं है। अब आप क्यों मुर्गा लड़ा रहे हो? जब वो बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हो? किसी के बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। बिल्कुल ये तय है, इसको बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इसको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जीएसटी देश के हर नागरिक पर अगर लगता है ना, तो उसमें मुसलमान भी है। मुसलमानों को क्या देश से अलग कर दिया है क्या आपने? आपने कहा जीएसटी नहीं लगाते हैं क्या? क्यों नहीं लगेगा जीएसटी? अब क्यों नहीं लगेगा जीएसटी? दे जवाब। मुसलमान भी तो इस देश का हिस्सा है ना, तो सुविधा भी तो लेगा मुसलमान। हाँ, तो लेगा ना, बिल्कुल लेगा, जैसे ले रहा है। तो दे रहा है तो उनका एहसान किस बात का? सुविधा ले रहा है, सारी सुविधा ले रहा है। विजय शर्मा को कंप्लीट करने दीजिए। हम ये दे रहे हैं, विजय शर्मा जी। फाजिल जी, एहसान कोई नहीं कर रहा। आप कह रहे थे मुसलमानों पे जाती हो रही है, मैंने योजनाओं के नाम बताए कि जिसमें मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई भी भेदभाव किया हो तो बताइए, मैं चुनौती देता हूं आपको। मैंने ये बताया, हमारा यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आपके मेरे ख्याल से नॉलेज में होगी, जानबूझ के आप अनजान बन रहे। अभी बोहरा समाज आया था, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने किस तरह से धन्यवाद दिया,
और वो पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि इसको ठीक कीजिए। और उन्होंने माइनॉरिटी की बात की थी कि किस तरह से अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक होते हैं, जिनको आपने इस तरह से वो कर रखा था। तो आप पढ़ के आइए, आपने बस ऐसे ही मुसलमानों पे, अरे भाई मुसलमानों पे यूपी में जाके देखिए 37% लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिले हैं। क्या बातें करते हो आप? तो ऐसी बातें आए बाएं साए मत बोलिए। और दूसरा मैं बताता हूं, यूएई में पहली बार मंदिर बना है, वहां पे कैसे हमारे रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। वहां की नौसेना हमारी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, वहां की हमारे 26 जनवरी के अंदर परेड में शामिल होती है यूएई की, सऊदी अरेबिया की होती है। कुछ तो गौर कर लीजिए, कुछ तो पढ़ के आइए, कुछ जानकारी रखिए। ये क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की? कोर्ट में भी अपोज करना है, फिर वोट बैंक की बात करनी है, फिर देश में जिरा करनी है, फिर बात करनी है, फिर जिरा करनी है, फिर पंचरबाजी करनी है। क्या चल रहा है ये? अजय वर्मा जी। देखिए रीमा, अभी थोड़ी देर पहले जी मेरी आवाज आ रही है? आ गई, आवाज आ गई। अभी थोड़ी देर पहले एक ज्ञानी फेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किताबों का पुलिंदा लेकर दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि आप पढ़ के नहीं आते, आप लिख के नहीं आते। झूठ के आंकड़े जैसे 2014 के बाद ही सऊदिया का उदय हुआ, अमीरात का उदय हुआ, ईरान का उदय हुआ, पाकिस्तान का उदय हुआ, अफगानिस्तान का उदय हुआ। मतलब इससे पहले कंट्री ना थे, ना भारत का कोई प्रधानमंत्री था, ना भारत में कोई राष्ट्र। अगर ये कहना चाह रहे हैं वाइस चांसलर साहब, तो मान लिया जाए कि यही कहने का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सबका साथ सबके विकास में इन्होंने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया या कितने मुस्लिम है? और इन्होंने क्या क्या शाहनवाज हुसैन को हाथी की सवारी से उतार के गधे की सवारी करवा दी, घोड़े की सवारी करवा दी। और इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को साथ क्या किया? तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास करना चाहते हैं। स्कूलों से बच्चों की पेंशन, बच्चों के जो वो मिलते हैं फंड, उसे खत्म करके क्या मुस्लिम समाज को देना चाहेंगे या किसी समाज को? किसी को नहीं देना चाहेंगे। ये केवल अपने परम मित्र अडानी और 4 मित्रों को देना चाहते हैं। जैसे अयोध्या में 13,000 एकड़ लैंड जो भगवान श्री राम की नगरी में थी, आर्मी को दी हुई थी आजादी के टाइम में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, जो कभी लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चेंज कराकर 2% श्री रविशंकर को, 2% बाबा रामदेव को, 96% अपने परम मित्र अडानी को कौड़ियों के मोल दे दी। ऐसे ही वक्फ की इन जमीनों को चिन्हित कर लिया गया है उन परम मित्र के लिए। देश की सरकार जवाब लेना है, जैसे रेलवे स्टेशन दे दिए, जैसे हवाई अड्डे दे दिए, जैसे अडानी पोर्ट दे दिया। तो ऐसे ही सबके लिए वक्फ का उद्देश्य केवल इतना है कि प्रधानमंत्री वाले शॉट्स चलाइए जरा एक सेकंड के लिए। बीजेपी का और अडानी का विकास और सबका विनाश। ये जो प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन मिला है अजय वर्मा जी, मिला था, आवाज जो है बार बार क्यों कट रही है? रीमा जी मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? तो मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरे हैं। आपकी आवाज भी आ रही है, लेकिन आपका वीडियो आप क्या पूछ रही हैं, क्या बोल रही हैं? आ रही है एंकर महोदया, अजय वर्मा जी, एंकर महोदया आप क्या पूछ रही हैं, क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा जी जी जी, आवाज आ गई? हेलो, आवाज आई अजय जी? आवाज तो मेरी, आप मेरी आवाज को काट क्यों रही हैं? आवाज आ रही है अजय जी आप तक? हेलो अजय जी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है, बोलिए। प्रधानमंत्री से ये जो डेलीगेशन मिला, देखा ना आपने? अभी इसका जिक्र किया भी था विजय शर्मा जी ने। इन लोगों को भी पता है कि मुख्तार अब्बास नकवी का टर्म खत्म हो गया राज्यसभा का, तो अब वो सांसद नहीं रहे। शाहनवाज हुसैन कहाँ हैं, नहीं हैं, मंत्री कितने हैं, बीजेपी के मुस्लिम सांसद कितने हैं, इन सब ने मिलकर के, और ये सब मुसलमान हैं, इन सब ने मिलकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। ये जो सऊदी अरब है और जो तमाम मैंने मुस्लिम देशों की लिस्ट बताई, उन सबको भी पता है कि बीजेपी में कितने मुस्लिम सांसद हैं या नहीं हैं, फिर भी वो प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे हैं। देश में यूपी से लेकर के तमाम महाराष्ट्र तक जो मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को चुना, उन सबको भी पता है मुसलमानों के कितने सांसद और विधायक है बीजेपी में। लेकिन अजय वर्मा जी को ही दिक्कत हो रही है। मुसलमानों को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन अजय वर्मा को दिक्कत हो रही है कि बीजेपी के सांसद और विधायक मुसलमान हैं या नहीं है। सिर्फ आप ही को दिक्कत है अजय वर्मा जी?
इवेंट मैनेजमेंट वोट देना इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता। देश विदेश में चल रहा है, जीत कर आना इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता। वोट देना नहीं, जो वोट ईवीएम से डलता है और उसमें मुसलमान हिंदू नहीं होता। सिंह जी आ रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अजय वर्मा जी को उससे दिक्कत है। चुनाव आयोग और ईवीएम किस तरह से सरकार के फेवर में काम कर रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी ने मेरी डिबेट वक्त पे आई है। आज आप जैसे ही भटकोगे ना, आज आप जैसे ही भटकोगे अजय वर्मा, जैसे ही आप अडानी अंबानी पर आओगे, जैसे ही आप वक्फ को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर आओगे, मैं आपको पलट करके वक्फ पर लेकर आऊंगी। आज नहीं डिरेल करेंगे डिबेट को, ठीक है? आज वापस आएंगे, आज वापस आएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। मित्र मीडिया का काम ये है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक मित्र मीडिया का ब्रेक के बाद पैसे बड़े बदल गए हो यार, अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। होलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो, बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. चलिए, शबनम खान जी जवाब दे रही हैं। मैं अभी भाई बोल रहे थे कि मुस्लिम को कहीं है ना दिखाई नहीं देते हैं बीजेपी में, तो शायद इनको चश्मा बदलने की जरूरत है। अब भरमार है मुसलमानों की भी बीजेपी में। और दूसरी बात, अजय वर्मा जी को जवाब है ना ये, या किनको जवाब दे रही हैं? जी जी अजय भाई, अजय जी सुनिए फोन मत देखिए ना। और दूसरी बात, पहले आपके चंगुल से तो छुड़ा ला मुसलमानों को। आपने जो उन्हें अल्पसंख्यक हो फेंक दिया साइड में, वोट हमें देते रहना, मलाई हम खाएंगे और तुम्हारे को टारगेट पे रखवाएंगे, हमेशा पिटोगे तुम। मुसलमान पंचरबाज रहेगा, पत्थरबाज रहेगा, ये सारी चीजें उस पर टैग लगा के रखोगे आप लोग। आपने मुसलमानों को दिया क्या इतने सालों में? सारी जिंदगी तो आपकी सत्ता रही है। जब से मोदी जी आए तब से तो किसी मुसलमान औरत के बारे में चर्चा भी होने लगी है। रीमा जी, मुसलमान औरत का तो नाम तक नहीं लिया जाता था कि क्या इस देश में कोई मुसलमान औरतें रहती भी हैं। आप बता दीजिए मुझे। एक गुड़िया का सालों पहले केस हुआ था, भाई चर्चा करने में भी घबराते थे, पत्रकारों को कहते थे इस्लाम धर्म पे अटैक हो गया अगर आपने कोई चर्चा कर दी तो, मुसलमान औरत का नाम ले दिया तो। भूल गए क्या आप लोग सारी चीजें? शायद आपको याद नहीं है। यहां पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना कि वो नहीं पढ़कर आया, ये नहीं, सब पढ़े लिखे हैं यहां पर, सब पढ़ते हैं। और मुसलमान भी अब पढ़ रहा है। दोयम दर्जे का रखा आपने हमेशा मुसलमानों को। मुसलमान का नाम लिख देगा, शबनम खान लिख देगी तो छोटी हो जाएगी। प्राउड फील करवा रहे मोदी जी। यस, मैं अगर शबनम खान हूं तो लिख सकती हूं शबनम खान। मेरे को सारे देश में समान न्याय, समान घर, समान सुविधाएं सब मिल रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आओ मुसलमानों, बाहर सड़कों पे बैठो, आओ प्रदर्शन खेलेंगे, पिटाई करवाएंगे तुम्हारी। ओवैसी जी का बेटा बाहर नहीं आएगा। ओवैसी जी का बेटा भाई पसमानदा बैठा है, क्यों बैठेगा पसमानदा बाहर? अगर आपको वक्फ की इतनी चिंता है, आओ आप सारे बाहर। एक सेकंड, वो ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से जरा हमें दिखानी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार हम इस पर अपडेट आपको दर्शकों को देना जरूरी है। पहलगाम में जो पर्यटकों पर गोलीबारी का मामला हुआ, इसमें प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है, वहां से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि तुरंत इस पर उचित कदम उठाए जाएं और ये भी दिशा निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा है और साथ ही प्रधानमंत्री ने उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें कि अब से कुछ ही देर पहले पहलगाम में पर्यटकों पर एक हमला किया गया था, जिसको लेकर इस आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बात की है फोन पर और साथ ही प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। सुधाकर दास हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुधाकर,
क्या जानकारी है? पता है कि आज पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है और उसके बाद उस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, हम जानते हैं कि अब से कुछ देर पहले जेद्दा पहुंचे थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है जो आतंकी हमला हुआ है, टूरिस्ट पे जो हमला हुआ है, और उनसे जो भी प्रभावी कदम हो सकते हैं वो उठाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ ही पीएम मोदी ने उनसे आग्रह भी किया है कि वो पहलगाम जाकर स्थिति को देखे, पूरी जानकारी ले और सख्त से सख्त कार्रवाई इस घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ करने की जरूरत है, वो कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत, हम जानते हैं कि रीमा बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में किस तरह से स्थितियां बहुत बेहतर हुई थी और एक तरह से आतंकियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ने में सफलता मिली थी सुरक्षा कर्मियों को। तो एक नई चाल की तरफ भी ये इशारा करती है कि पर्यटक करोड़ों, एक तरह से पर्यटक बीते वर्षों में जो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं तो उनको हतोत्साहित किया जाए, और हम जानते हैं कि तरह का समर्थन मिलता है तो एक बड़ी चाल की तरफ ये इशारा करती है। तो मुझे लगता है पीएम मोदी ने जो ये एक गहरी साजिश हो सकती है उस बारे में भी गृह मंत्री से मुझे लगता है कि जानकारी ली होगी और गृह मंत्री को खुद जाकर पूरी स्थिति को देखने के लिए कहा है। और निश्चित तौर पर पीएम मोदी की इस बातचीत के बाद अब मुझे लगता है गृह मंत्री आतंक को लेकर खुद जिस तरह का उनका रवैया रहा है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार की रही है, तो आने वाले समय हम काफी सख्त एक्शन देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरा इलाका है जहां ये घटना हुई है, सेना और अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया है और सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उस इलाके में गृह मंत्री ने भी सुरक्षा और इंटेलिजेंस के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और बहुत एक स्विफ्ट एक्शन अभी फिलहाल चलाया जा रहा है आतंकवादियों की तलाश में, ताकि जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय दिलाया जा सके। रीमा। बिल्कुल सुधाकर, और अहम बात यह है कि अभी मनोज सिन्हा जो कि उपराज्यपाल है उन्होंने भी बात की और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सभी की तरफ से ये बात आ रही है सामने, क्योंकि हाल के दिनों में अब तक जितना बम्पर जो पर्यटक है वो लगातार जम्मू कश्मीर जा ही रहा था और घाटी में हम लगातार देख रहे थे कि माहौल कितना ज़्यादा खुशनुमा है और खासकर पर्यटकों के लिए ऐसा माहौल इससे पहले कभी नहीं था। इस सब को लेकर के क्या जानकारी मिल रही, क्योंकि पर्यटकों की तरफ से अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, हालांकि इलाज जारी है, लेकिन और क्या जानकारी है? देखिए, हताहतों के बारे में अभी पूरी जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अगर पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो साल दर साल बीते पिछले अगर बात की जाए 2021 से 24 तक बीते 4-5 सालों में तो करीब 7.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं एक रिकॉर्ड नंबर है 3 दशकों के बाद से, और जम्मू कश्मीर में पर्यटन आने का मतलब है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर किस तरह से एक पूरी जो टूरिज्म का इकोसिस्टम बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर वहाँ बने हैं। तो एक अमन का, चैन का माहौल था। निश्चित तौर पर एक सॉफ्ट टारगेट को चुनकर उस पर हमला करने की कोशिश और ये संदेश देने की कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले भी इस तरह के कई हमले हुए हैं। एक रिजिलियंट जम्मू कश्मीर के लोगों ने या भारत के लोगों ने और सुरक्षा बलों ने जब उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया है तो इस घटना से भी पार पाने का मौका मिलेगा। और जिम आपको पता है कि जुलाई की शुरुआत में भी जो अमरनाथ की यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। तो कोई गहरी साजिश जरूर लगती है इस घटनाक्रम के पीछे, और यही वजह है कि पीएम मोदी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्री से ली है। गृह मंत्री लगातार जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है और यहाँ सुरक्षा के और इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार उन्होंने बातचीत की है। तो खुद गृह मंत्री जब वहां जाकर स्थिति का मुआयना करेंगे, हाल ही में गृह मंत्री ने दौरा भी किया था और एक सघन अभियान आतंकवादियों के खिलाफ वहां चलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि साउथ कश्मीर के खासतौर से कई जिले अब बिल्कुल
एक वक्त ये था जो लोकल टूरिस्ट भी वहाँ रिक्रूट किए जाते थे, तो अब लोकल टूरिस्ट तो बिल्कुल ही, माफ कीजिएगा, लोकल टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल आतंकवादी वहाँ रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन अब वो रिक्रूटमेंट अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जो यहाँ थोड़े बहुत जो विदेशी आतंकी, भाड़े के आतंकी जो कह सकते हैं, सीमा पार से जो आए हुए हैं, तो वो बचे हुए हैं, तो उनको तलाश कर उनके खात्मे के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें जरूर कहीं कोई स्लिप आउट हुआ है तो वो जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए भी ये घटना सतर्क करने वाला है, और फिलहाल अभी कह सकते हैं कि अभी स्थिति जरूर नियंत्रण में है। जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। एक या दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस सर्च अभियान में सेना के साथ अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग लगे हुए हैं, और पूरा जो इलाके को घेरा गया, तो जरूर सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी है उनको जरूर पकड़ लिया जाएगा, जरूर उनका खात्मा किया जाएगा। शब्बीर डार भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। शब्बीर, और ताजा जानकारी अब और क्या मिल पाई? अभी आपसे लगातार हम संपर्क में हैं, कुछ और अपडेट मिली पर्यटकों के बारे में? जी बिल्कुल, एक डेवलपिंग स्टोरी है, और उसमें भी जो इंजर्ड काउंट है या जो डेथ काउंट है वो तो बता रहे हैं कि वो इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज इसमें जो अटैक है 3 से 4 टेररिस्ट आए हैं, और जो बाइसरन जो एरिया है, ये पहलगाम, जो मेन पहलगाम का एरिया है, वहाँ से 5 फुट एक मीडो है, मीडो एरिया है, जिस तरह वहाँ पे आडू एंड अदर एरियाज हैं। तो वहाँ पे यूजुअली गोडूम पे या पूनीस पे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पे पूरा अपना टाइम गुजार के वापस आ जाते हैं। तो एक जंगल सा एरिया है जहाँ पे टूरिस्ट बताया जाता है कि 3 से 4 लोग आए हैं, और उन्होंने अंदाज़न वहाँ पे जो टूरिस्ट है उन पे गोलियां चलाई हैं। तो अभी तक जो बता रहे हैं कि 12 के करीब जो टूरिस्ट इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 1 या 2। शब्बीर, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है कि घुड़सवारी करते हुए ये जो पर्यटक थे उनका नाम पूछकर ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे इंटरव्यू यहाँ पे जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नाम पूछ के अटैक कर रहे थे, लेकिन जो सुरक्षा बल जो जिससे हमने बात किया, वो बोल रहे हैं कि अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसमें टूरिस्ट भी इंजर्ड हुए और लोकल लोग भी, क्योंकि इंजर्ड काउंट में बहुत नॉन लोकल जो टूरिस्ट हैं और जो लोकल वहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इंजर्ड में है। तो मतलब ये है कि टेररिस्ट ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिसमें अभी तक जो काउंट है कि बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग इंजर्ड हुए हैं, और 1 से 2 लोग के डेथ होने की खबर है। लेकिन अभी पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं की है कि कितने लोग इंजर्ड या डेथ हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर और शब्बीर इस ताज़ा जानकारी के लिए। लगातार हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से जो कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया है, आतंकियों ने बौखलाहट का ये संदेश दिया है, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि सऊदी अरब के अपने विदेश दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, और साथ ही उनको लगातार अपडेट करने के लिए कहा है। और इसके अलावा लगातार जो पर्यटकों को लेकर ताज़ा जानकारी थी वो हमारे सहयोगी आपको दे रहे थे। चलिए लौटते हैं अपने डिबेट की तरफ। और अजय वर्मा जी, जो बात यहाँ पर शबनम खान जी ने उठाई है वोट बैंक को लेकर के कांग्रेस के बारे में, पहले आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि अभी आपने मीडिया को तो गरिया दिया था, लेकिन शबनम खान जी जो कि खुद एक मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने सीधा आप पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में कब मुस्लिम महिलाओं की बात होती थी, कब उनके हकों के लिए लड़ाई की जाती थी, कब उनके हक के लिए आप लोग धरने पर बैठे थे। रीमा जी, सबसे पहले तो जो ये कश्मीर में हुआ है, मैं आतंकवाद और आतंकवादियों की कड़ी निंदा करता हूँ, और ये सरकार की फेलियरिटी है, क्योंकि प्लीज अजय वर्मा जी, प्लीज अजय वर्मा जी, चिड़िया का बच्चा भी नहीं पर मारेगा। ये गलत बात है अजय वर्मा जी। इस वक्त भी आपको राजनीति करनी है, वहाँ पर पर्यटक जो है उनके ऊपर हमला हो गया है, और अजय वर्मा को यहाँ बैठकर अभी भी वोट बैंक की राजनीति करनी है। प्लीज अजय वर्मा जी, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, लौट कर चिल्लाइए मत। नहीं,
मैंने कोई चीज नहीं अजय वर्मा जी, नहीं अजय वर्मा जी, मैंने कुछ नहीं कहा। सेंसिटिविटी दिखाइए थोड़ी सी। आप कैसी महिला है? अजय वर्मा जी सेंसिटिविटी दिखाइए, थोड़ा तो ख्याल रखिए, थोड़ा ख्याल रखिए। हर चीज पर राजनीति ठीक नहीं है अजय वर्मा जी। इस वक्त आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, सब लोग एक सुर में निंदा कर रहे हैं और आप इस वक्त भी ले आए सरकार को बीच में। मित्र मीडिया यही काम करती है, मित्र मीडिया। अजय वर्मा जी, मैं देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसके खिलाफ बोलूंगी, और अगर अजय वर्मा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाह रहे हैं अपने पक्ष में तो वो नहीं होने दूंगी मैं। ये वोट बैंक की बात नहीं है। विजय शर्मा, आप मानवता को निंदा करिए, देश के खिलाफ हम नहीं बोल रहे। मानवता को शर्मसार कर रहे हो, हम नहीं बोल रहे। देश विरोधी। रीमा जी जरा इनका सुन लीजिए। देश में ये कहा गया था कि हो गया, अब मैं बताता हूँ कैसी शर्मसार हो, आप कैसी शर्मसार कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में गृहमंत्री जी ने कहा था कि बेटियां 12 बजे घूम सकती हैं। अरे अजय जी सुन लीजिए, इस पे भी जवाब दे देता हूँ आपको मैं, इस पे भी जवाब देता हूँ, इस पे भी जवाब देता हूँ। सुन लीजिए रीमा जी, ये वही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलते थे, और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे हमें 2020 खेलने का शौक नहीं है। कैसे बॉम्बे में सड़कों पे के ऊपर कत्लेआम हुआ था। अरे कैसी बातें करते हो आप। एक सेकंड, अजय वर्मा को फ्रेम में रखिए 1 मिनट। अजय वर्मा भाग गए हैं क्या शो से? दिखाइए 1 मिनट उनका फ्रेम। कहाँ है अजय वर्मा जी? बहुत ही शर्मनाक ये बात है अजय वर्मा जी के लिए। 1 मिनट, अजय वर्मा का फ्रेम लगातार बना के रखिए। अजय वर्मा जी अगर शो छोड़कर इस वक्त गए हैं, दिखाइए 1 मिनट, खाली फ्रेम दिखाइए अजय वर्मा का। तो अजय वर्मा जी को देश के खिलाफ बोलना है, इतना ज्यादा ये दर्दनाक और बौखलाहट से भरपूर जो आतंकियों ने हमला किया है, जिसकी जांच अब शुरू हो गई है, बख्शा तो नहीं जाएगा आतंकियों को, उस पर भी उनको राजनीति खेलनी थी, और अगर उनको टोका जाता है तो वो भाग जाते हैं शो से। मतलब कांग्रेस पार्टी किस हद तक, ये वही कश्मीर है जिसकी बात अजय वर्मा कर रहे हैं, जहां पर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले मार रहे थे और स्वच्छंद तरीके से वहां पर पिकनिक मना रहे थे। तब अजय वर्मा को नहीं दिखाई दी ये बात, और आज जब ये अटैक हुआ है पर्यटकों पर, एक सिंपैथी दिखाने की बजाय, थोड़ी सी भी हमदर्दी दिखाने की बजाय, इसकी निंदा करने की बजाय उनको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। गलत बात है बहुत ही ज्यादा। विजय जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी देखिए मैं बात कर अजय वर्मा जी से जरा बात कीजिए, अगर वो दोबारा आए तो जरा उनसे बात करनी है। ये चक्कर क्या है उनका रोज रोज का? इन्होंने कश्मीर की बात की। इनके शिंदे साहब पूर्व गृह मंत्री, वो कहते थे मैं डरता था कश्मीर जाने में। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। गृह मंत्री देश के नहीं जा पाते थे। ठीक है चले गए अजय वर्मा, शो में नहीं है अब, छोड़ दीजिए। अब जरा वक्त पर लौट करके आते हैं। फाजिल जी एक करके जवाब दीजिए। फाजिल जी से पूछ लेता हूं जरा। फाजिल जी एक बात बताइए, हमने सीएजी का प्रावधान किया है, सीएजी से आपको दिक्कत क्या है ऑडिट कराने में? पारदर्शिता नहीं आएगी क्या? बताइए आप मुझे। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पे दावा करते हैं और वो कोर्ट की शरण लेता है तो इसमें क्या गलत है? बताइए मुझे। कैसी बातें करते हो, क्यों भड़काते हो आप आम मुसलमान को? आप जवाब भी आप दे दीजिए। आपने कितने मंदिर खोले? जवाब ले लीजिए, सवाल भी आपका, जवाब भी खुद देते रहे आप। भैया इस देश में सीएजी आज नई संस्था नहीं है, वर्षों पुरानी संस्था है। अरे वक्फ बोर्ड के बारे में बताइए। इसी सीएजी ने, सुनिए, इसी सीएजी ने कहा कि घोटाला हुआ है, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनी है द्वारका एक्सप्रेस में। इसी सीएजी ने कहा, आपने एफआईआर लिखा था वक्फ बोर्ड में। मेरा क्वेश्चन सीधा आपसे, वक्फ बोर्ड का सीएजी ऑडिट करती थी या नहीं करती थी? बताए, प्रावधान था? बताओ आप मुझे, तब ना हम बोलेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अगर हमने प्रावधान फिर आप जवाब दे दिए, सवाल भी आप ही कर रहे, जवाब भी खुद ही दे रहे। दिक्कत क्या है? ट्रांसपेरेंसी इस देश के अंदर सांसद निधि और विधायक निधि में है ट्रांसपेरेंसी। अरे मैं बात वक्त की कर रहा हूँ, वक्त पे जवाब मंत्री लोग जो घोटाले कर रहे हैं उसका ट्रांसपेरेंसी है मुझे। 18 भैया ट्रांसपेरेंसी 180 करोड़ रुपया अमेरिका ने हमारे देश को वोट टर्न अप करने के लिए दिया। अब उनको चुप कराएंगे रीमा जी कि हम बोले? सरकार इमामों को तनख्वाह देती है। अरे 180 करोड़ रुपया आप अमेरिका से लाए वोट टर्न अप करने के लिए। आपने देश को बताया इस बार ट्रांसपेरेंसी तो हर जगह होनी चाहिए ना। मस्जिद कितने इमामों को तनख्वाह दी आपने? बताइए। आप कुंडली मार के बैठे हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है आपने वक्फ को। अब आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है,
तो आपको दर्द होगा, आपके पेट में दर्द बोल रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी होगा। जाने आम वाली, मुसलमान ये को खुद बोल रहे हैं, गरीब का गरीब यही बना के हमको रखा हुआ ऑब्जेक्शन है कि प्रॉपर्टी जाने वाली, यही हमको ऑब्जेक्शन है। क्यों जाएगी भाई, हमारी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी, क्यों जाएगी? आपने गलत अरे तरीके से क्यों जाएगी? ओवैसी साहब पे 300 और करोड़ से दूसरी ज्यादा की बात, प्रॉपर्टी का इल्जाम है। 180 करोड़ रुपया बताइए, लाए अमेरिका से, आप बताएं देश को। प्रॉपर्टी का क्या लेना देना, वो गरीब है क्या? अरे 180 करोड़ लाए अमेरिका से, बताएं देश को कि हम 180 करोड़ लेके आए हैं, बताएं आप देश को। एक सवाल का जवाब ट्रांसपेरेंसी। और दूसरी बात, फाजिल जी, अब हम आते हैं रीमा जी, वक्फ पर बोरा समाज पर आपने बात कही, बोरा सांसदों समाज की निधि पर बात करनी है, विधायकों की निधि बोरा पर बात समाज करनी की है, आपने संसद बात के की, कानून को मानना नहीं है, रुकिए, संविधान के कानून को मानना बोरा नहीं है, समाज कुछ ने नहीं आकर मानना। के प्रधानमंत्री को माला पहनाया, बहुत अच्छी बात है। हमको भी प्रधानमंत्री बुलाएंगे तो हम भी माला लेके जाएंगे, हम कोई उनसे झगड़ा करने थोड़ा जाएंगे। किसी को भी कोई बुलाता है गेस्ट के तौर पर, तो उससे क्या झगड़ा करेंगे जाकर के? थैंक यू भी बोला है वक्फ के लिए। हाँ ठीक है, बोला है, हम भी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमारे ना? लिए भी कोई काम करेंगे तो हम बोल भी रहे हैं ना बोलेंगे। वक्फ के लिए थैंक यू, वही तो, अरे वही तो बोलना चाहिए। मेरी बात सुनिए, बोरा समाज की जमीन थी बंबई में यतीम खाना, जिसको उद्योगपति को दे दिया, उसका घर भी बन गया। पूरे बोरा समाज ने ही मुकदमा कर रखा है। किसकी सरकार? बोरा समाज ने ही मुकदमा कर रखा है उस प्रॉपर्टी पर, आरोप में दम का, जिसको अभी भी आप उसको डिफाइंड कर रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि सही किया। बोरा समाज ने यतीम खाने की जमीन को लूट लिया और लूट के अपना घर बना दिया, और वही बोरा समाज मुकदमा भी लड़ रहा है, और उसी बोरा समाज के लोग आके माला भी पहना रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहे हैं। शबनम खान जी, ओके, शबनम खान जी। रीमा जी, इनको संशोधन वो वाले अच्छे लगते हैं जो कांग्रेस के राज में संशोधन हुए। जो संशोधन हुआ, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वक्फ की जमीन वाले जो हेड, ये जो सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी के मुल्ला जो बैठा करते थे वक्फ के मालिक बनकर, उनसे एक सवाल कर ले जाकर। ये वाले संशोधन अच्छे लगते हैं इन्हें ये वाला संशोधन थोड़ी अच्छा लगेगा कि जाइए अब गरीब जो पसमानदा है या गरीब मुस्लिम जो महिलाएं हैं, अब उनको अपलिफ्ट करने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल होगा। ये संशोधन नहीं चाहिए इनको, क्योंकि इनको मुसलमानों से तो कोई लेना ही देना नहीं है। मुसलमान को सिर्फ ये दिखाना है इस्लाम धर्म पे अटैक, मुसलमान पे अटैक, और देखिए लेकिन वोट आपने सिर्फ हमको ही देते रहना है। अगर आप हमारी वोट नहीं दोगे तो देखो देखो आपकी जमीन गरीबों तक पहुंच जाएगी, गरीबों के लिए ही। अच्छा मुझे एक बात बताइए, लाल किला आपका है? मैं फाजिल भाई से पूछ रही हूँ, रीमा जी आपके माध्यम से। फाजिल जी और शबनम जी को वर्सेस में रखिए। फाजिल भाई मुझे एक चीज बताइए, लाल किला आपका है वक्फ वाला? बताइए मुझे। देश का है। देश का है ना? वक्फ की जमीन बताइए जरा मुझे, किस किस ने वक्फ की? तिब्बिया कॉलेज मालूम है, करोल बाग में जो है ना कॉलेज, किसने की? अरे किसी मुसलमान ने तो बनवाया उसको, कोई नवाब थे। वहाँ पे सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे वहाँ तो हॉस्पिटल चलता है, रोज 10,000 लोगों का इलाज होता है वहाँ सारा काम नंबर एक चल रहा बात है। सुन लीजिए, हैदराबाद का टीबी इधर हॉस्पिटल, सुनिए, डिबेट में बैठ के आप बोलते हैं नॉट प्लेस मेरे पिताजी का, लाल किला मेरे पिताजी का, जहाँ पर रीमा जी बैठी हैं वो मेरे पिताजी का, जहाँ पे शबनम खान रहती है वो मेरे पिताजी का। तो किसने छीना आपसे? छीना किसने आपसे? छीनने की तैयारी चल रही है ना, ये छीनने की ट्रायल नहीं चल रही है। ये जो आप बपौती बनाकर बैठे हो ना, सिर्फ चार चंगू मंगू लोग, ये चंगू मंगुओं को हटाने की पूरा काम चल रहा है इसके ऊपर। जो गरीब मुसलमान तक आपने कुछ भी नहीं पहुंचने दिया। 80 करोड़ को हम ही दे रहे हैं। क्या मांगा था शाहबानों ने आपसे? 100 रुपए गुजारा भत्ता, माननीय न्यायालय ने 100 रुपए गुजारा भत्ता दे दिया, आपने संसद में पलटवा दिया उसको। आपने शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। आप तो ये वाले हितैषी हो मुस्लिम बहनों के, फिर बात करते हो आप। और कौन सी भाई वक्फ की जमीन गरीबों के लिए दी गई है ना, दान गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए दी गई है ना, क्या करने के लिए दी गई? गरीब नहीं पड़ता है, दफन नहीं होता है। एक जगह बताइए कहां पर कहां दफन होता है? आप अरे गरीब कहां दफन होता है? रीमा जी इसका जवाब सुन लीजिए। कौन पढ़ता है रीमा जी एक सेकंड चुप कराइए, जनता को जानना बेहद जरूरी है ये बात। कौन दफन होता है कब्रिस्तान में? सड़कों पे मना गरीब हो चाहे अमीर हो, दफन कहां होगा? कब्रिस्तान में होगा, वो वक्त की नमाज के बाद मुस्लिम गरीब बच्चों से पत्थर चलवाते हो, इसके लिए कहा है कि बाहर सड़क पे मत पढ़ो। झूठ बोलते हो आप बैठकर सब जगह। आप उन बच्चों से मस्जिदों से जैसे ही निकलते पत्थर चलवाते हो, इसलिए कहा है शांति से पढ़ो नमाज। इसलिए पुलिस फोर्स लगानी पड़ रही है, इसलिए पुलिस फोर्स यूज करनी पड़ रही है उनको बचाने के लिए। भाई इनके चंगुल से निकलो, ये तो तुम्हें भड़का भड़का कर इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे, और खुद के पेट इतने मोटे, दाढ़ी टोपी लगाई पहुंच गए कांग्रेस सरकार के पास। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वोट आप ही को आएगी। ये कर करके आपने बुद्धू बनाया मुसलमान को। बेचारे शरीफ गरीब मुसलमान आपके बहकावे में आते रहे। अब जागरूक हुए,
अब उनकी सोच बदल रही है धीरे धीरे, और आप देखते जाइए, अगर मुसलमानों ने आपको दौड़ा दौड़ा के नहीं भगाया ना कि खबरदार सारी जिंदगी आपने हमारी वोट ली, हमें मिला क्या, हमें मिली क्या, एक शाहबानो को 100 रुपए गुजारा भत्ता तक नहीं लेने दिया आपने, बेचारी गरीब बूढ़ी औरत को। बिल्किस बानो के लिए भी सब लड़े हैं। मैं आपके पास ब्रेक के बाद आती हूँ, फाजिल जी आपको देखने की आपके पास ब्रेक के बाद आती हूँ। जिन लोगों ने वक्फ के लिए शबनम जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, शबनम जी ने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं, ब्रेक के बाद लेते हैं। मुस्लिमों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। आपसे ब्रेक के बाद जवाब लूंगी शबनम जी की बातों का, एक ब्रेक ले लेते हैं। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए एक एक करके जवाब लेंगे। पहले जल्दी से फाजिल जी, जो बातें यहाँ पे शबनम जी ने उठाई हैं उनका एक एक करके जवाब दीजिए। देखिए, वफ की जमीन जो है हाँ। अल्लाह के नाम होती है। बहुत से हिंदू वफ किए हैं। अल्लाह क्या कहते हैं कि उस जमीन का क्या करें? आप सुन लीजिए। अरे बताइए ना, क्या बताएं? अल्लाह क्या कहते हैं, उस जमीन का क्या करना चाहिए? उस जमीन को आप मस्जिद बनाइए, मदरसा अच्छा। बनाइए, कब्रिस्तान सिर्फ मस्जिद बनाइए, मदरसा बनाइए, और क्या बनाइए? अस्पताल बनाइए या नहीं बनाइए? अस्पताल बना ना, कहाँ पर बना? तिब्बिया कॉलेज। अच्छा, एक करो। और सुनिए, पूरे देश में आप बोलने नहीं देंगे तो ठीक बात नहीं। संपत्ति है। अरे सुनिए ना, पैसा लगता है ना, सरकार पैसा तो दे। सवाल पूछूंगी ना आपसे। अरे वक्फ की जमीन पर 200 करोड़ लगेगा अस्पताल बनाने को, कौन देगा? मेरी बात समझिए। वक्फ की संपत्ति के पैसे से क्या करते हैं आप? वक्फ संपत्ति का पैसा से अस्पताल नहीं बन सकता है, उसको 200 करोड़ चाहिए, सरकार नहीं देती है पैसा। उस पैसे से क्या अगर हम कह रहे हमारी जमीन वक्फ की जमीन को खाली कराए और सरकार कहे पैसा दे, सरकार बना दे अस्पताल। अच्छा। हम तैयार हैं उस पर अस्पताल सरकार बनाए, यूनिवर्सिटी सरकार बनाए, पढ़ाए बच्चों को। मेरे पास क्योंकि देखिए वक्त एक ही मिनट बचा है, एक ही मिनट का वक्त बचा है। मैं सिर्फ सीधे फाजिल जी आपकी सारी दलीलें एक तरफ हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। संविधान और कानून, जब ये कहा जाता है कि हम संविधान को मानेंगे, हम कानून को मानेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई हो रही है, अब तो डेली सुनवाई होगी, तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? फिर ये तस्वीरें क्यों आती हैं? सुप्रीम कोर्ट के कोठा किसने बोला? सुप्रीम कोठा किसने बोला है? मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए, किसने क्या बोला? मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं। कौन अविश्वास कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पर? आप अपनी बताइए ना। अविश्वास कौन कर रहा है? आपको कानून सुनना है या नहीं सुनना? सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए। आपको नहीं सुनना, किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म? 91 वर्षीय इसी कानून से पास हुआ था, इसी सदन से पास हुआ था। क्या हुआ उसका? 91 वर्षीय इसी सदन से पास होकर राष्ट्रपति दस्तखत हुई थी, उसके बाद भी मस्जिदों की खुदाई हो रही थी। नहीं, कौन नहीं मान रहा है? सुप्रीम कोर्ट से 91 वर्षीय एक्ट पास होने के बाद भी सारी मस्जिदों पर नोटिस और खुदाई हो रही है उसकी। क्यों नहीं मान रहे उस कानून को? ये नहीं मानते उस किसी कानून को। हमको तो अपनी तैयारी रखनी है कि अगर ये लोग दबाव बना रहे सुप्रीम कोर्ट पर, डरवा रहे, हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की। जो संवैधानिक अधिकार है उस पर हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। आप निशिकांत दुबे बोल रहे कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने की धमकी दे रहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने की धमकी दे रहे। सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसीलिए जब बात ये होती है ना कानून, संविधान और शरिया, तब ये पता लगता है कि शरीयत को मानने वाले लोग कौन है, कानून को मानने वाले कौन है, संविधान को मानने वाले कौन है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ना ये बात खुद ही कही थी कि जब दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा ना, कानून को, संविधान को और शरीयत को, तो क्या चुना जाएगा? और ये लोग क्या चुनेंगे वो आज तालकटोरा स्टेडियम में दिखाई देगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।